नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद ध्वन्यालोक की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में 13वीं कारिका को सामान्य रूप से देखा था। तो इसमें मैंने आपको बताया था, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंग्यः काव्य विशेषः सद्ध्वनिरिति सूर्यभिः कथितः। ठीक है, इसको मैं आपको सामान्य रूप से पिछली कारिका का जो अर्थ है वो मैं आपको बता चुका हूं। देख लीजिए एक बार फिर से कि किसी भी वाक्य में तीन चीजें होती हैं, मतलब सामान्य रूप से कर्ता और क्रिया, दो चीजें, और कर्म। तो यहाँ पर जो है तीनों चीजें हमको देखनी है। जैसे रामः ये कर्ता है, ग्रामम गच्छति, ग्रामम कर्म है, गच्छति क्रिया है। तो राम गांव जाता है। ठीक है, तो रामः ग्रामम गच्छति। अब ऐसे यहाँ पर भी देखना होगा कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो यहाँ पर अर्थः शब्दो वा, ये अर्थ अथवा शब्द ये क्या है, यहां पर कर्ता है। ठीक है, और तम अर्थम ये कर्म है। व्यंग्यः ये क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर ये मैं आपको बता चुका हूं, शब्द और अर्थ ये दोनों कर्ता हैं। तम अर्थम कर्म, व्यंग्यः ये क्रिया है। एक मिनट, ये मैं गलत लिख दिया था, प्रथम पुरुष का ये एक वचन नहीं है, द्विवचन है। ठीक है, शायद गलत बोल दिया था, प्रथम पुरुष का ये द्विवचन है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये व्यंग्यः, क्योंकि इसके दो कर्ता है ना, तो इससे स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि ये द्विवचन का प्रयोग है यहां पर। ठीक है, तो यत्र, यत्र माने जिस काव्य में, यत्र का अर्थ क्या है, जिस काव्य में अर्थ अथवा शब्द तम अर्थम उस अर्थ को व्यंग्यः व्यंजित करते हैं, माने व्यंजना के द्वारा उपस्थापित करते हैं। वही बता रहे हैं कि जिस काव्य में तम अर्थम माने व्यंग्य अर्थ को व्यंजना के द्वारा प्रतिपादित करते हैं, ऐसे काव्य को, ऐसे काव्य विशेष को, सह काव्य विशेष, वो काव्य विशेष ध्वनि, ध्वनि इस नाम से सूर्यभिः माने विद्वानों के द्वारा कथितः यानी कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर स्वार्थौ उपसर्जनीकृतौ, उपसर्जनीकृतौ स्वार्थौ। ठीक है, यत्र काव्य, तो जहां पर स्वार्थ दोनों क्या होने चाहिए, मतलब स्व और अर्थ उपसर्जनीकृत होने चाहिए। तो कहते हैं देखो भाई, स्व का मतलब क्या है, तो स्व का मतलब है अपने आप को, जहां पर इसका अन्वय होगा अर्थ के साथ में, कि अर्थ ने जहां पर अपने आप को क्या कर लिया हो, उपसर्जनीकृत कर लिया हो, गौण बना लिया हो, और शब्द ने, शब्द का अन्वय होगा यहां अर्थों के साथ में, तो शब्द ने जहां पर अपने अभिधेय को, अपने अर्थ को उपसर्जनीकृत कर लिया हो। ठीक है, तो गौण बना लिया हो। देखो यहां पर मैं आपको लिख भी दिया हूं कि शब्द ने जहां पर अपने अर्थ को गौण बना लिया हो और अर्थ ने जहां पर अपने आप को गौण बना लिया हो। अच्छा, अगर ये गौण होगा तो कुछ प्रधान भी होगा, तो प्रधान क्या होगा, प्रधान होगा वहां पर व्यंग्य। प्रधान क्या होगा, व्यंग्य प्रधान होगा, प्रतीयमान जो है वो प्रधान होगा, और अर्थ वहां पर गौण होगा, और व्यंग्य जहां पर प्रधान रहेगा। ऐसे काव्य विशेष को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर इन्होंने बताया। इस चीज को हम पहले देख चुके हैं। तो यत्र माने जिस काव्य में, अर्थः वाच्य विशेषः, वाचक विशेषः शब्दो वा, माने जहां पर अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है, विशेष वाच्य, और शब्द यानी विशेष प्रकार का वाचक। देखो, क्योंकि सामान्य वाचक थोड़ी होगा कहीं भी रस इत्यादि का अभिव्यंजक, अपितु कुछ विशेष विशेष प्रयोग ही जो है व्यंजक होगा। किसी शब्द विशेष का प्रयोग, किसी अर्थ विशेष का जो प्रयोग किया जाएगा, तो उसी से व्यंजना वहां पर मतलब प्रतीयमान अर्थ व्यंजित होगा। तो इसलिए लिखा कि यहां पर वाच्य विशेष अथवा वाचक विशेष तम अर्थम,
उस व्यंग्य अर्थ को, प्रतीयमान अर्थ को व्यंग्यतः यानी व्यंजनावृत्ति के द्वारा प्रतिपादित करते हैं। सह काव्य विशेषः ध्वनि ही, वो काव्य विशेष ध्वनि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जहाँ पर वाच्य, अब देखो ये विशेष सभी में जोड़ लेना है, क्योंकि सामान्य रूप से वाच्य व्यंजक थोड़ी होता है, विशेष रूप से ही क्या होता है, कोई विशेष वाच्य ही व्यंजक होता है। ऐसे ही वाचक विशेष, देखो ये वाच्य विशेष अर्थ हो गया, वाचक विशेष शब्द हो गया। जब ये क्या करते हैं, जब ये व्यंग्य अर्थ को क्या करते हैं, व्यंजनावृत्ति से प्रतिपादित करते हैं, तो वहां पर व्यंग्य अर्थ जो है वो प्रधान होता है और वाच्य विशेष जो है वो गौण होता है, और वाचक विशेष का जो अर्थ होता है वो गौण होता है। वाच्य विशेष अपने आप ही गौण होता है, व्यंग्य प्रधान होता है। तो ऐसे काव्य को हम क्या कहते हैं, हम ध्वनि काव्य कहते हैं। और ये ध्वनि काव्य केवल ऐसा नहीं है कि साहित्य शास्त्रियों ने ही पहले प्रयोग किया, उससे पहले मुख्य जो विद्वान हैं वैयाकरण, उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद इन लोगों ने भी ध्वनि शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए इस चीज को आगे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे, वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अनेन, ऐसा प्रतिपादन करने से क्या निकल करके आता है कि व्यंग्य अलग होता है और ये जो वाच्य और वाचक ये अलग होते हैं। ठीक है, व्यंग्य अलग होता है और वाच्य और वाचक ये दोनों क्या हैं, ये अलग होते हैं। ये व्यंजक हैं, ये क्या हैं, ये व्यंजक हो सकते हैं, और व्यंग्य जो है वो अलग है, इससे वाच्य और वाचक दोनों अलग हैं। तो इसीलिए अगर कोई शब्दालंकार या अर्थालंकारों में, जैसे शब्दालंकार अनुप्रास इत्यादि, अर्थालंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इत्यादि, उन्हीं में अगर कोई व्यंग्य का अंतर्भाव करता है तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो वाच्य यानी अर्थ के वाच्य के जो चारुत्व यानी सुंदरता के जो हेतु हैं, देखो वाच्य के चारुत्व का मतलब क्या है, चारुत्व यानी सुंदरता के जो हेतु, वाच्य के चारुत्व के हेतु मतलब अर्थ, वाच्य यानी अर्थ की सुंदरता को, हेतु यानी बढ़ाने वाले कारण, अर्थ की सुंदरता को बढ़ाने वाले कारण क्या है, अर्थालंकार। क्या है, अर्थालंकार। ठीक है, ऐसे ही वाचक यानी कि शब्द की चारुत्व यानी सुंदरता को हेतु माने बढ़ाने वाले कारण क्या होते हैं, शब्दालंकार होते हैं। तो वाच्य के चारुत्व के हेतु जो उपमा इत्यादि अलंकार, और वाचक यानी शब्द की चारुत्व के सुंदरता के हेतु जो अनुप्रास इत्यादि शब्दालंकार, इनमें अगर कोई ध्वनि का अंतर्भाव करता है तो वो ठीक नहीं है। तो इनसे विभक्तः एव ध्वनिर विषयः, इनसे भिन्न ही है ध्वनि का विषय। ये चीज यहां पर निकल करके आ जाती है। ठीक है, इनसे विभक्त ही है ध्वनि का विषय। चलिए, तो अब देखो, अगर कुछ लोग क्या कहते थे, अभाववादी जो थे ना, वो लोग यहां पर उन्होंने 3 मत जो है दिए थे अभाववादियों ने। अच्छा, एक बात और आपको बता देता हूं, यहां पर जो इन्होंने वा का प्रयोग किया है, जो वा का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या है। तो वा का प्रयोग करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ अथवा शब्द ही व्यंजना माने सिर्फ शब्द अथवा अर्थ ही व्यंजित करता है, ऐसा नहीं है, अपितु दोनों मिलकर के व्यंजित करते हैं। लेकिन जहां पर कहीं पर हो सकता है कि शब्द की प्रधानता हो, अर्थ की गौणता हो, और कहीं पर अर्थ की प्रधानता हो और शब्द की गौणता हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अर्थ केवल व्यंजना माने व्यंजित करे और शब्द केवल व्यंजित करे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और ये जो व्यंजना है, यह शब्द में, अर्थ में, शब्द के एक देश इत्यादि हर जगह पर रहती है। व्यंजना को आप अगर मतलब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना इत्यादि काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास तृतीय उल्लास में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ लोगों ने, कुछ जो अभाववादी थे ना, उनके यहाँ पर 3 मत थे। तो
इन अभाववादियों के मत का यहां पर खंडन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कुछ अभाववादी क्या कह रहे थे कि उपमा, अनुप्रास इत्यादि जो अलंकार हैं अथवा रीति और गुण हैं, उनके अंदर ही व्यंग्य का अंतर्भाव हो जाएगा। ये पहले अभाववादियों का मत था कि उपमा, अनुप्रास इत्यादि जो शब्दालंकार, अर्थालंकार हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी शब्द की अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले माने जितने भी रीति, वृत्ति, गुण इत्यादि हैं, उन्हीं में ही इस ध्वनि का, व्यंग्य का अंतर्भाव हो जाएगा। ऐसा जो कहने वाले पहले अभाववादी थे, उन लोगों का यहाँ पर इन्होंने खंडन कर दिया कि व्यंग्य अलग होता है और वाच्य और वाचक की सुंदरता बढ़ाने वाले उपमा, अनुप्रास इत्यादि अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला वाला अभाववादियों का पहला मत यहाँ खंडित कर दिया गया। ठीक है, अब अभाववादियों का दूसरा मत जो था उसको भी खंडित कर रहे हैं। ये यद्यपि युक्तम से दूसरा जो अभाववादियों का मत है, इसको भी यहां पर खंडित कर रहे हैं। प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रमणो मार्गस्य काव्यत्व हानेर ध्वनिर्नास्तिति तदपि अयुक्तम। कहते हैं देखो, ये अभाववादियों का कथन था। क्या अभाववादियों का कथन था कि प्रसिद्ध प्रस्थान अतिक्रमणो मार्गस्य। देखो, जो कुछ प्रसिद्ध प्रस्थान हैं, कुछ, क्या प्रस्थान का मतलब होता है मार्ग, तो कुछ जो प्रस्थान माने मार्ग हैं वो प्रसिद्ध हैं। कौन से मार्ग प्रसिद्ध हैं? जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति, गुण इत्यादि, ये सब जो प्रस्थान हैं ये प्रसिद्ध हैं। ये मार्ग पहले परंपरा में चले आए हैं। इन मार्गों को अतिक्रमण करने वाला, इन मार्गों से हटकर के एक अलग मार्ग पर अगर आप चलते हैं, एक अलग ही ध्वनि का मार्ग अगर आप स्थापित करते हैं और ध्वनि को काव्य ऐसा कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान माने प्रसिद्ध मार्गों को अतिक्रमण करके अन्य मार्गों पर चलेंगे तो काव्यत्व की हानि होगी। ठीक है, वो काव्य नहीं रह जाएगा उसमें। तो इसीलिए ध्वनि को हम नहीं मान सकते, ध्वनिर्नास्ति। ध्वनि को अलग एक मार्ग माने इन मार्गों से अतिरिक्त एक भिन्न मार्ग, ध्वनि का मार्ग नहीं मान सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। माने दूसरे अभाववादियों ने तदपि अयुक्तम, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? यतो ही लक्षण कृतामेव स केवलम न प्रसिद्ध। कहते हैं कि यद्यपि ये जो ध्वनि का मार्ग है, ध्वनि का मार्ग पहले जो अन्य काव्य शास्त्रकार हुए तो उन्होंने जो मार्ग दिखाए हैं, जैसे रीति, गुण, अलंकार इत्यादि का मार्ग, तो उस मार्ग में ध्वनि का निरूपण उन लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ध्वनि के मार्ग को नहीं समझ पाया, इसीलिए ध्वनि मार्ग का निरूपण नहीं किया, इसीलिए ध्वनि मार्ग प्रसिद्ध नहीं है। लक्षण ग्रंथ रचने वाले का माने जो काव्य शास्त्री पहले के रहे, उन लोगों के बीच में तो वो प्रसिद्ध नहीं है ध्वनि का मार्ग। लेकिन जब हम लक्ष्य देखते हैं, जब हम लक्ष्य देखते हैं, लक्ष्य ग्रंथों को देखते हैं, यानी कि काव्य के ग्रंथों को देखते हैं, महाकाव्यों को देखते हैं, रामायण, महाभारत इत्यादि को देखते हैं, तो उसमें हमको ध्वनि मिलती है, उसमें हमको ध्वनि की मतलब स्थिति प्राप्त होती है, और वो ध्वनि सहृदयों के हृदय को आह्लादित करती है। जो रामायण, महाभारत इत्यादि में ध्वनि प्राप्त होती है और वो ध्वनि सहृदयों के हृदय को आह्लादित करती है, तो इसीलिए वह काव्य का एक तत्व है, काव्य का एक मार्ग है, वो काव्य की आत्मा है। भले ही उसको काव्य शास्त्री, पुराने प्राचीन काव्य शास्त्री नहीं पहचान पाए, लेकिन वो काव्य का एक मतलब आत्मा की आत्म तत्व है काव्य का ध्वनि, और जो कि लक्ष्य को देखने पर, रामायण, महाभारत इत्यादि पढ़ने पर सहृदयों को आह्लादित करता है। यही बता रहे हैं कि ये तो ही लक्षण कृतामेव स केवलम न प्रसिद्ध, वो केवल लक्षण करने वालों में वो प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन लक्ष्य तो परीक्षमाणे, तू मतलब किंतु, लक्ष्य अगर परीक्षमाण मतलब लक्ष्य यानी महाभारत, रामायण इत्यादि अगर उसकी परीक्षा करेंगे, तब स एव माने वही जो ध्वनि तत्व है, वह सहृदय हृदयाह्लादकारी काव्य तत्व, वह सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला काव्य तत्व है। तो इसलिए ऐसा जो कह रहे थे कि
मतलब काव्यत्व तो नहीं रहेगा अगर ध्वनि रूपी अलग मार्ग मानोगे, तो ये गलत बात है। ध्वनि तो रहती है और उसमें काव्य तत्व तो भी रहता है, और ये हृदयों के हृदय को आह्लादित करता है। आप रामायण महाभारत इत्यादि लक्ष्यों की परीक्षा कीजिए। ततो अन्य चित्रमेव, उससे भिन्न जो भी है वो चित्र होता है, वो काव्य नहीं होता, वो सिर्फ काव्य का आभास मात्र होता है, वो वास्तव में काव्य नहीं होता, काव्य का आभास मात्र होता है। चित्र काव्य, जिसको अधम काव्य भी मम्मट ने कहा है। तो वो चित्र मतलब शब्द चित्र अर्थ चित्र करके भेद करते हैं ना, तो वो क्या है, वो सिर्फ काव्य का आभास मात्र है, वास्तव में वो काव्य नहीं होता है। तो ये जो है इन्होंने दूसरे प्रकार के अभाववादियों का खंडन कर दिया। अब तीसरा देख लीजिए, यद्यपि उक्तम। तीसरे प्रकार के जो अभाववादी थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्त अलंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावः। माने कि देखिए, जब आप तीसरे प्रकार के अभाववादियों को पढ़ेंगे तो उन लोगों ने क्या कहा था, उन लोगों ने कहा था कि जो कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य तस्य, माने तस्य यानी कि वो जो ध्वनि तत्व है वो कामनीयक यानी कि सब माने चारुत्व के हेतु, सुंदरता को जो बढ़ाने वाले शब्द के अथवा अर्थ के जो अलंकार हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि अथवा रीति गुण इत्यादि, वो कामनीयक हैं, उनसे अनतिवर्तमान तस्य माने ध्वनि, वो जो ध्वनि है वो उनसे अलग हट करके नहीं है, अनतिवर्तमान नहीं है, वो वास्तव में उसी के अंदर समाहित हो जाती है, माने शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि में ही वो आ जाती है। ये जो है तीसरे अभाववादियों ने कहा था कि उक्त अलंकार आदि प्रकारेषु अंतर्भाव, जो अलंकार के प्रकार कहे गए हैं शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि, उनमें ही इसका क्या हो जाता है, अंतर्भाव ध्वनि का हो जाता है, क्योंकि वो इन कामनीयक यानी इन जो अलंकारों को अथवा अलंकार अथवा रीति इत्यादि को वो अतिक्रमण नहीं कर पाया है, वो अतिवर्तमान मतलब कि इनसे ऊपर नहीं निकल सका, वो इनके अंदर ही समाहित हो गया। ठीक है, तो कामनीयकम अनतिवर्तमान से माने जिसने इन कामनीयक यानी शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि जो शब्द चारुत्व अर्थ चारुत्व के हेतु हैं, इनका उल्लंघन जिसने नहीं कर पाया है, ऐसे उस तस्य माने ऐसे उस ध्वनि का उक्त अलंकार आदि प्रकार में ही अंतर्भाव हो जाता है, यानी ध्वनि अलग नहीं है अपितु रीति गुण अलंकार इत्यादि में ही आ जाती है, ऐसा तीसरे अभाववादियों ने कहा था। तदपि असमीचीनम, वो भी ठीक नहीं है। क्यों क्यों ठीक नहीं है भाई? क्योंकि आप देखिए, जो शब्दालंकार है, जो अर्थालंकार है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, शब्दालंकार को सिर्फ वाचक मात्र चाहिए, शब्द चाहिए, और अर्थालंकार को सिर्फ अर्थ चाहिए। ठीक है भाई, वाच्य, वाच्य माने अर्थ, अर्थालंकार को सिर्फ क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। वाचक यानी शब्द, शब्दालंकार को क्या चाहिए, सिर्फ शब्द चाहिए, स्वच्छंदोच्छलदच्छकच्चित शब्द चाहिए सिर्फ, अर्थालंकार को सिर्फ अर्थ चाहिए। तो वाच्य के चारुत्व को और वाचक के चारुत्व को बढ़ाने वाले, वाच्य के चारुत्व को और वाचक के चारुत्व को माने सुंदरता को बढ़ाने वाले उसके जो चारुत्व के हेतु हैं, ऐसे शब्दालंकार और अर्थालंकार उनको सिर्फ शब्द और अर्थ चाहिए। लेकिन ध्वनि जो है वो व्यंग्य और व्यंजक के आश्रित होती है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यंग्य और व्यंजक क्या है, ये वाच्य वाचक से अलग चीजें हैं। तो इसीलिए वाच्य वाचक मात्र को आश्रय लेने वाला जो प्रस्थान माने मार्ग है, किसका मार्ग, शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार का जो मार्ग है, प्रस्थान माने मार्ग है, प्रस्थान माने जो मार्ग है, वह सिर्फ वाच्य और वाचक मात्र का आश्रय लेता है। तो व्यंग्य व्यंजक समाश्रयण माने व्यंग्य व्यंजक को आश्रित को माने का आश्रय लेने वाले व्यंग्य व्यंजक के जो आश्रित जो के आश्रय से जो व्यवस्थित ध्वनि है, उस ध्वनि का इस शब्दालंकार और अर्थालंकार वाले मार्ग में प्रस्थान में कैसे अंतर्भाव हो सकता है। ठीक है, तो वाच्य वाचक चारुत्व हेतु वो ही तस्य अंगभूता। देखो, ये जो ध्वनि है क्या है, जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या है, वो अंगी है, ध्वनि अंगी है, अंगी मतलब होता है मुख्य है, अंगी माने मुख्य है। और ये सब शब्दालंकार अर्थालंकार ये मार्ग जो हैं, ये सब क्या हैं, ये अंग हैं, अंग माने ये सब उपकारक हैं,
ये सब उसके उपकार करने वाले हैं, ये सब गौण हैं, ठीक है। ये सब क्या है, गौण है, और ध्वनि क्या है, अंगी है, मुख्य है। इसका ये शब्दालंकार अर्थालंकार हैं अगर, तो ध्वनि का सिर्फ उपकार मात्र होता है, ठीक है। ध्वनि और भी ज्यादा मतलब जो व्यंग्य है वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, लेकिन शब्दालंकार अर्थालंकार ध्वनि नहीं है। यही बता रहे हैं कि वाच्य और वाचक के चारुत्व माने सुंदरता को के हेतु जो उसको बढ़ाने वाले जो शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि हैं, वो तस्य अंगभूता, तस्य यानी ध्वनेः अंगभूता, वो ध्वनि के क्या है, अंग हैं। वो अंग माने उपकारक हैं, गौण हैं। स तु अंगी रूप है, ध्वनि अंगी रूप है, इसलिए ये ध्वनि का इनके अंदर अंतर्भाव कैसे हो सकता है। जैसे जैसे एक राजा है, मुख्य है, और राजा के क्या हैं, कई नौकर हैं, तो वो क्या है, वो गौण है, वो राजा के उपकारक हैं। तो राजा क्या नौकरों से मतलब क्या राजा की जरूरत नहीं होगी, केवल नौकरों से काम चल जाएगा, नहीं चल सकता है। माने राजा का अंतर्भाव नौकर में थोड़ी हो सकता है, अलग अलग दोनों चीजें हैं। ये जो ध्वनि है वो अंगी है, मुख्य है, और ये सब क्या है, उसके अंग है, उपकारक हैं, उसके गौण हैं। तो शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि वाच्यवाचक के चारुत्व माने सुंदरता को हेतु माने बढ़ाने वाले शब्दालंकार अर्थालंकार इत्यादि तस्य माने ध्वनि अंगभूता, स ध्वनि, ध्वनि तो अंगी रूप है, वो मुख्य है। ये बात आगे प्रतिपादित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है ध्वनि का अंतर्भाव इनके अंदर नहीं कर सकते। तो तीनों प्रकार के अभाववादियों के मत को यहां पर इन्होंने खंडित कर दिया। परिकर श्लोकश्चात्र, अब यहां पर परिकर श्लोक बता रहे हैं। बोले परिकर श्लोक क्या होता है, तो कहते हैं परिकर श्लोक वो होता है जो प्रतिपादित किए जा रहे अर्थ को माने प्रकृत अर्थ को और भी क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब उसका उपकार करता है। जो बात ऊपर कही जा रही है उसी चीज को और भी स्पष्ट तरीके से और उसी के समर्थन में श्लोक के माध्यम से अगर कहा जाता है उसी बात को, तो उसको परिकर श्लोक कहते हैं, ठीक है। तो देखो, व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनि वाच्यवाचक चारुत्व हेत्वंतः पातिता कुतः, ठीक है। कुतः माने कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है। तो देखो, जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, प्रतीयमान अर्थ है, वह उसको क्या चाहिए, उसको व्यंग्य और व्यंजक इनका संबंध, निबंधन मतलब होता है निमित्त है। ध्वनि में निमित्त कौन होता है, व्यंग्य और व्यंजक का संबंध ध्वनि में निमित्त होता है। अब बताओ, तो ध्वनि के लिए क्या चाहिए, ध्वनि के लिए व्यंग्य और व्यंजक का संबंध चाहिए। तो व्यंग्य और व्यंजक का संबंध अगर चाहिए तो जो वाच्य और वाचक, ये दोनों अलग चीजें हैं। व्यंग्य अलग है, वाच्य वाचक अलग है, व्यंग्य व्यंजक अलग है। देखो, अब वाच्य और वाचक की जो चारुत्व माने सुंदरता के बढ़ाने वाले जो हेतु हैं, तो वाच्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले क्या है, अर्थालंकार, और वाचक की सुंदरता को बढ़ाने वाले हेतु क्या है, शब्दालंकार। तो इनमें अर्थालंकार और शब्दालंकार में अंतःपातिता यानी अंतर्भाव, अंतःपातिता माने अंतर्भाव किसका, ध्वनि का अंतर्भाव। कुतः, कुतः माने कैसे हो सकता है, यानी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। ध्वनि का अंतर्भाव इन वाच्य माने अर्थ और वाचक यानी शब्द के चारुत्व माने सुंदरता के जो हेतु शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, उनमें कैसे अंतर्भाव ध्वनि है हो सकता है, ध्वनि का कैसे अंतर्भाव, कुतः कैसे हो सकता, माने नहीं हो सकता। क्योंकि ध्वनि को क्या चाहिए, व्यंग्य और व्यंजक चाहिए, और शब्दालंकार अर्थालंकार इनको शब्द और अर्थ चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में है कि नहीं। इसलिए ध्वनि का अंतर्भाव इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि का निमित्त ही अलग है, व्यंग्य और व्यंजक है, और शब्दालंकार अर्थालंकार का निमित्त अलग है, वाच्य और वाचक है, दोनों का निमित्त ही अलग है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं, और ध्वनि कैसे इसके अंदर जो है समा सकती, नहीं आ सकती, अंतर्भाव नहीं हो सकता, ठीक है। ननु यत्र प्रतीयमानस्य अर्थस्य वैशद्येन प्रतीतिः स नाम मा भूध्वनिर्विषयः यत्र तु प्रतीतिरस्ति। यथा, कहते हैं कि यत्र प्रतीयमानस्य अर्थस्य वैशद्येन अप्रतीतिः, देखो भाई, जहां जहां पर प्रतीयमान अर्थ की यानी व्यंग्य अर्थ की
वैसद्येन, वैसद्येन यानी कि स्फुट रूप से जहां पर प्रतीति नहीं होती है, अप्रतीति होती है। स नाम माभूत ध्वनिर्विषय, वो विशेष प्रकार का जो भी कोई अलंकार है वो वहां पर ध्वनि का विषय ना होवे। ठीक है। यत्र तु प्रतीति ही अस्ति, कहते हैं कि जहां पर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, देखिए समझिएगा, एक हमने क्या ले लिया, अलंकार ले लिया। इस अलंकार में जो प्रतीयमान अर्थ है उसकी प्रतीति हो रही है, एक अलंकार में प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो रही है। और एक अलंकार ऐसा है जहां पर, एक अलंकार ऐसा है जहां पर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि यत्र माने जिस अलंकार में प्रतीयमान अर्थ की वैसद्येन माने स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से अप्रतीति यानी प्रतीति नहीं हो रही है। तो जब प्रतीयमान अर्थ की बताओ प्रतीति नहीं होगी तो वहां ध्वनि होगी क्या? नहीं होगी। तो प्रतीयमान अर्थ की जहां पर वैसद्येन माने स्फुट रूप से अप्रतीति यानी प्रतीति नहीं हो रही है तो वो माभूत ध्वनिर्विषय, वो ध्वनि का विषय ना हो बे, यानी वहां पर ध्वनि ना हो, कोई बात नहीं भाई। लेकिन यत्र, जिस अलंकार में प्रतीति ही अस्ति, जहां प्रतीति है तो वहां पर क्या होगा, वहां ध्वनि भी होगी कि नहीं होगी? वहां ध्वनि भी होगी। तो कहते हैं कि उस अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव हो जाएगा, ये इनका कहना है। जैसे उदाहरण दे दिया, समासोक्ति में, आक्षेप में, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति में, पर्यायोक्ति में, अपहनुति में, दीपक में, संकर, ये अलंकार हैं। इन अलंकार में और भी कोई अगर अन्य अलंकार होता हो, ब्याजोक्ति इत्यादि, तो उनमें भी जो है देख लेना चाहिए। ऐसे ही यही बता रहे हैं कि समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति, ये एक हो गया, 2, 3 और 4, पर्यायोक्ति, पर्यायोक्त, अपनुति 5, दीपक 6 और संकर अलंकार 7। तो ये 7 तो इन्होंने यहाँ पर नाम ले लिया है, और इसके अतिरिक्त अन्य भी हो सकते हैं जहां जहां पर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती हो। कहते हैं कि इन अलंकारों में, तत्र माने इन अलंकारों में, ध्वनि ही अंतर्भावो भविष्यति, ध्वनि का अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि इन अलंकारों में ध्वनि प्रतीत होती है और वो इन्हीं में अंतर्भूत हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इनमें ध्वनि जो है समा जाएगी। तो इति निराकर्तुम, इस बात को निराकरण करने के लिए अभिहितम माने कारिका में कहा गया है, उपसर्जनीकृत स्वार्थौ, माने ध्वनि कहां पर होती है, जहां पर स्व और अर्थ उपसर्जनीकृत होते हैं, जहां पर स्व और अर्थ, ध्यान दीजिएगा, उपसर्जनीकृत स्वार्थों में स्व है और अर्थ है। ठीक है, जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, उपसर्जनीकृत होते हैं। तो अब कारिका में यत्र अर्थः शब्दो वा दिया था ना, तो स्व का अन्वय कहां होगा, अर्थः में, और अर्थ का अन्वय कहां होगा, शब्द में। यानी कि जहां पर अर्थ ने अपने आप को, स्व माने अपने आप को क्या कर लिया हो, उपसर्जनीकृत कर लिया हो, और जहां पर शब्द ने अपने अर्थ को क्या कर लिया हो, उपसर्जनीकृत कर लिया हो। यानी कि उपसर्जनीकृत तो अर्थ ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थ ने अपने आप को, और जहां शब्द ने अर्थ को उपसर्जनी, माने शब्द का जो अर्थ है उसने अपने आप को उपसर्जनीकृत कर लिया हो, माने अर्थ वहां गौण होना चाहिए। तो प्रधान क्या होगा, व्यंग्य जहां पर प्रधान होगा। याद रखना, ध्वनि काव्य कहां होता है, जहां पर शब्द का अर्थ अथवा जो अर्थ अपने आप को प्रधान कर लेता है और उससे जो व्यंग्य निकलता है वो माने अप्रधान कर लेता है, और जो व्यंग्य निकलता है वो प्रधान होता है, तो वहां पर ध्वनि काव्य होता है। वही बता रहे हैं कि अर्थः गुणीकृत आत्मा, देखो आत्मा मतलब स्व होता है, स्व माने आत्मा, तो अर्थ ने जहां क्या कर लिया है, गुणीकृत माने अपने आप को, माने गुणीकृत कर लिया है, गौण बना लिया है, किसको, आत्मा यानी स्व को, अपने आप को। ठीक है, तो अच्छा, ये गुणीकृतात्मा 2 बार ले गया। और गुणीकृताभिधेय शब्दो वा, अथवा क्या है, जहां पर गुणीकृताभिधेय शब्द, माने शब्द ने
अपने अभिधेय को, अभिधेय मतलब अर्थ को, यहां आया था ना स्व और अर्थ, तो अर्थ को, अर्थ माने अभिधेय को, अर्थ मतलब अभिधेय को क्या कर लिया है, जहां शब्द ने गुणीकृत कर लिया हो, गौण कर लिया हो, तो शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका अभिधेय क्या हो, गुणीकृत हो, माने गौण हो। ऐसा जब अर्थ अथवा शब्द यत्र माने जिस काव्य में अर्थांतरम अभिव्यनक्ति, अन्य अर्थ को अभिव्यंजित करते हैं, सह माने वह अभिव्यंजित होने वाला अर्थ ही ध्वनि कहा जाता है, अथवा जो उस ध्वनि युक्त जो काव्य है उस काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। तेसु मतलब इन अलंकारों में कथम तस्य अंतर्भाव, भैया इन अलंकारों में ध्वनि का कैसे अंतर्भाव हो सकता है, क्यों, क्योंकि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, ध्वनि काव्य कब होता है, व्यंग्य की प्रधानता होने पर। न च एतत् समासोक्त्यादिषु अस्ति, इन समासोक्ति इत्यादि अलंकारों में ध्वनि काव्य नहीं हो सकता है, क्यों ध्वनि नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि इनमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं रहती, इनमें वाच्य की प्रधानता रहती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्ति, निमित्त, विशेष इत्यादि जो अलंकार गिनाए हैं, इनमें किसकी प्रधानता होती है, इनमें वाच्य की प्रधानता होती है, और ध्वनि हमारी कब होती है, व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि है, व्यंग्य की प्रधानता रहने पर ध्वनि होती है। और न च एतत् समासोक्त्यादि, समासोक्ति में ऐसा नहीं होता, समासोक्ति में किसकी प्रधानता होती है, समासोक्ति में वाच्य की प्रधानता होती है, और व्यंग्य जो है यहाँ पर गौण हो जाता है। अब बताओ, तो जब व्यंग्य गौण हो जाता है और वाच्य जहां पर प्रधान हो जाता है समासोक्ति इत्यादि में, तो यहाँ कैसे ध्वनि का अंतर्भाव हो सकता है, कैसे यहाँ ध्वनि काव्य हो सकता है, नहीं हो सकता। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ध्वनि कहाँ होगी, जहां पर अर्थ जिसने अपने आप को गौण बना लिया है वो व्यंग्य अर्थ को व्यंजित करे, ठीक है। और जहां पर कोई शब्द जिसने अपने अर्थ को गौण बना लिया है, जहां देखो अर्थ ने अपने आप को और शब्द ने अपने अर्थ को गौण बना लिया है, और वो जब किसी चीज को व्यंजित करता है, और यहाँ जहां व्यंग्य क्या हो, जहां व्यंग्य प्रधान हो, और ये क्या हो, ये जहां पर गौण हो, तो उस तभी क्या होता है, तभी ध्वनि काव्य होता है। और समासोक्ति इत्यादि में ऐसा होता ही नहीं, समासोक्ति इत्यादि में उल्टा होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर तो व्यंग्य जो है वो गौण होता है समासोक्ति इत्यादि में, और जो वाच्य अर्थ है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है। तो इसलिए यहाँ ध्वनि नहीं हो सकती। इतनी बात स्पष्ट हो गई, यही बता रहे हैं। समासोक्त ताबत उदाहरण भी दे रहे हैं भाई, समासोक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। उपोढ़ रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागाद गलितम न लक्षितम, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर समासोक्ति अलंकार है। अब देख लो भाई क्या मतलब है इसका, समासोक्ति का अर्थ क्या है। एक बार यहां पर देखो दो पक्ष में इसका अर्थ निकल करके आएगा, ठीक है। यहां समासोक्ति क्या होती है, जब मतलब विशेषणों के द्वारा, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा यहाँ पर दो दो अर्थ निकल करके आएंगे, ठीक है। तो एक अर्थ जो होगा वो निशा, देखो निशा यानी कि होता है रात, रात ये यहाँ पर जो है स्पष्ट है, निशा शब्द से रात, तो ये तो क्या है, ये वाच्य अर्थ है भाई, निशा माने रात होता है, वाच्य है। लेकिन निशा का अर्थ यहाँ पर एक निकलेगा नायिका। तो अब बताओ, निशा माने नायिका होता है क्या, निशा माने तो रात होता है, तो रात तो वाच्य है, नायिका अर्थ जो है वो क्या है, वो यहाँ पर व्यंग्य है, वो क्या है, वो यहाँ पर व्यंग्य है। तो दो चीजें हो गई, एक तो नायिका पक्ष में और एक रात के पक्ष में निकलेगा, ठीक है। तो जो रात के पक्ष में निकलेगा वो सब वाच्य होगा, जैसे शशि है, क्या है, शशि है। अब बताओ शशि का अर्थ क्या है, शशि का अर्थ क्या है, शशि का अर्थ है चांद। तो ये जो चांद है वो तो वाच्य है, लेकिन एक शशि का अर्थ क्या निकलेगा, एक शशि का अर्थ निकलेगा नायक। वो नायक, नायक अर्थ क्या होगा, नायक अर्थ तो व्यंग्य होगा। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर अब देखो बात यह है कि वर्णन किसका है, तो यहां रात का वर्णन है, चांद का वर्णन है, ठीक है।
इस वर्णन को और भी ज्यादा चमत्कृत करने के लिए किसका सहारा लिया गया है? नायक और नायिका के वर्णन का। जो व्यंग्य का वर्णन है ये क्या कर रहा है? ये चांद का वर्णन, रात का वर्णन जो है उस वर्णन को और भी ज्यादा चमत्कृत कर दे रहा है। इस श्लोक में सिर्फ रात और चांद का वर्णन होता तो उतना पढ़ने वाले को आनंद नहीं आता जितना आनंद यहाँ पर नायक नायिका का अर्थ निकाल करके और फिर उसका वर्णन करके जो है ज्यादा आ जा रहा है। इसलिए व्यंग्य क्या है? यहाँ उपकारक है, वाच्य का उपकार किया जा रहा है। लेकिन मुख्य कौन है? तो मुख्य यहाँ पर वाच्य ही है। मुख्य क्या है यहाँ पर? चांद और रात का जो वर्णन है वो, चांद और रात का जो वर्णन है यही मुख्य है। और नायक और नायिका का जो व्यंग्य का वर्णन है ये वर्णन क्या है? नायक नायिका व्यंग्य का वर्णन, ये वर्णन यहाँ पर इसका उपकारक है। उपकारक मतलब होता है अंग है। क्या है? अंग है। अंग अथवा कह सकते हैं गौण है, अप्रधान है। और ये जो है वो मुख्य माने प्रधान है। चांद और रात का वर्णन प्रधान है। नायक नायिका का ये जो व्यंग्य निकल रहा है, देखो सीधे सीधे थोड़ी लिखा है यहाँ नायक और नायिका। शशि और निशा का वर्णन करके, चांद और रात का वर्णन करके नायक नायिका ये व्यंग्य निकाला जा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये उस चांद और रात के वर्णन को और भी ज्यादा सुंदर बना दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये अंग है, ये गौण है, अप्रधान है। तो जब व्यंग्य अप्रधान होगा तो ध्वनि काव्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है भाई। समासोक्ति में व्यंग्य नायक नायिका जो व्यंग्य निकल रहे हैं ये अप्रधान है। तो अप्रधान जब व्यंग्य की प्रधानता में ध्वनि काव्य होता है, अभी बताया ना ऊपर, देखिए व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, व्यंग्य की प्रधानता में ध्वनि होता है। यहाँ व्यंग्य अप्रधान है, अंग है, गौण है, तो यहाँ पर ध्वनि काव्य नहीं हो सकता है। इसलिए ध्वनि का समासोक्ति में अंतर्भाव नहीं हो सकता, यही बता रहे हैं। अब एक बार अर्थ देख लेते हैं दोनों पक्षों में कि उपोढ़ रागेण, उपोढ़ मतलब धारण कर लिया है, राग यानी कि सायंकाल की लालिमा जिसने, उपोढ़ माने धारण कर ली है, राग यानी सायंकाल की लालिमा जिसने, ऐसा उपोढ़ राग हो गया कौन? शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा ने उपोढ़ माने धारण कर लिया है, राग यानी सायंकाल की लालिमा को। ऐसे शशि ने निशा के मुख को, निशा के मुख को यानी कि निशा यानी रात का, मुख, मुख मतलब होता है जहां से रात शुरू हो। तो निशा का मुख यानी कि जो सायंकाल है अथवा प्रदोष वेला है उसको शशिना माने चंद्रमा ने, गृहीतम माने ग्रहण कर लिया। अब तो चंद्रमा क्या जो है रात के मुख को ग्रहण कर लेगा, पकड़ लेगा क्या? पकड़ नहीं लेगा। अभी तो क्या कर दिया चंद्रमा ने? निशा माने रात के मुख यानी शुरुआती जो भाग होता है, यानी प्रदोष वेला, सायंकाल की वेला कह सकते हैं, तो जिसमें थोड़ा सा अंधेरा मतलब थोड़ा प्रगाढ़ हो जाता है, तो उस वेला को, उस मुख को माने उस समय को, उस रात के मुख को शशिना माने की चंद्रमा ने तथा गृहीतम ऐसे ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया? अब ग्रहण कर लिया का मतलब क्या है? ग्रहण कर लिया का मतलब है ऐसे प्रकाशित कर दिया, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है? ग्रहण नहीं करता, प्रकाशित करता है। तो चंद्रमा ने निशा के मुख को ऐसे गृहीत माने प्रकाशित कर लिया, तथा माने ऐसे माने गृहीत माने प्रकाशित कर लिया। अच्छा, वो जो चंद्रमा का मुख था वो, निशा का मुख था वो कैसा था? तो बिलोल तारकम, वहां पर जो है ना तारक, तारक यानी कि तारे, बिलोल यानी चंचल तारे थे जिसमें, माने टिमटिमा रहे थे तारे, जहां पर टिमटिमा रहे थे माने तारा, अरे तारा, तारा होते ना रात में टिमटिमाते रहते हैं, तो बिलोल माने चंचल माने टिमटिमाते हुए तारे हैं जिसमें ऐसे उस निशा के मुख को शशिना माने की चंद्रमा ने गृहीतम माने प्रकाशित कर दिया, तथा माने इस प्रकार से प्रकाशित कर दिया। और वो शशि कैसा है? उपोढ़ रागेण माने सायंकाल की लालिमा से युक्त है। अच्छा, कैसे प्रकाशित कर दिया? कि यथा माने जैसे, समस्तम माने संपूर्ण, तिमिरांशुकम, तिमिर कहते हैं अंधकार को, तो अंधकार रूपी जो अंशुक यानी कि पटल था, वस्त्र था, वस्त्र होता है ना, तो तिमिर का वस्त्र, अंधकार का वस्त्र, या अंधकार का अंशुक यानी पटल, समूह, अंधकार का समूह क्या हो गया हो? पूरा गलितम माने नष्ट हो गया। अरे भाई, जब चंद्रमा प्रकाशित करेगा तो अंधकार का समूह सारा नष्ट ही हो जाएगा। तो तया माने उस रात ने, पूर्वोपी माने पूर्व दिशा में निकलेगा, तो चंद्रमा निकलेगा, तो फिर तया माने उस निशा ने पूर्वोपि रागात माने पूर्व दिशा में
जो तिमिरांशुक था माने कि अंधकार का एक पटल था, उसको वो गलितम माने नष्ट हो गया। गलितम माने क्या हो गया? नष्ट हो गया। किसके द्वारा? रागात। रागात का मतलब क्या है? जब चंद्रमा निकलेगा तो उसकी जो एक राग यानी कि जो किरणें, प्रकाश की किरणें होंगी, उन प्रकाश की किरणों के द्वारा क्या हो जाएगा? वो जो तिमिरांशुक है माने कि तिमिर यानी अंधकार का अंशुक यानी पटल है, वो गलित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो नष्ट हुआ पटल भी तया माने उस रात ने, निशा ने, न लक्षितम माने नहीं देख पाया। ठीक है, कि पूरा अंधकार का पटल नष्ट हो गया लेकिन उस रात ने ऐसा देख नहीं पाया। अब देखो, इसी को जब, इसमें विशेष आनंद नहीं है, ये तो सामान्य घटना है। रात में आता है चंद्रमा और माने उस पूरे अंधकार के पटल को हटा देता है और कोई देख भी नहीं पाता, अथवा रात देख भी नहीं पाती है। और पूर्व माने सामने ही जो है क्या हो जाता है? तिमिरांशुक माने तिमिर का पटल गलित माने नष्ट हो जाता है राग के द्वारा जो है। तो इसमें कोई चमत्कार है क्या? नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन राग यानी कि प्रकाश की जो चंद्रमा की किरणें हैं उनके द्वारा नष्ट हो जाता है, गलित हो जाता है। इसमें कोई चमत्कार है क्या? कोई आनंद नहीं है श्लोक में रोज रात में। लेकिन इसी श्लोक में आनंद बढ़ाने के लिए, इसी श्लोक का जब नायक नायिका का वर्णन के रूप में इसको करेंगे तो आ जाएगा कि शशि नहीं, चंद्रमा ये क्या है? नायक है। इस नायक ने निशा यानी कि नायिका का जो मुख था, इस मुख को तथा गृहीतम ऐसे पकड़ लिया। नायक ने नायिका के मुख को चूमने के लिए ऐसे पकड़ लिया। अब नायिका का मुख कैसा है? बिलोल तारकम, तारक यानी कि पुतलियां, जहां बिलोल माने चंचल, चंचल पुतली वाला या चंचल आंखों वाला जो निशा माने नायिका का जो मुख है, उसको शशि यानी कि नायक ने, चंद्रमा मतलब नायक ने नायिका के मुख को ऐसे ग्रहण कर लिया चूमने के लिए। और हाँ, उपोढ़ रागेण, उपोढ़ माने बढ़ा हुआ है, राग माने प्रेम जिसका, बढ़ा हुआ है, राग माने अनुराग माने प्रेम जिसका, ऐसे नायक ने नायिका के मुख को चूमने के लिए ऐसे पकड़ लिया। बिलोल तारकम, ये भी मुख का विशेषण माने चंचल आंखों वाला जो नायिका का मुख है उसको ऐसे ग्रहण कर लिया कि यथा माने जैसे, समस्तम माने संपूर्ण, तिमिरांशुकम, संपूर्ण तिमिरांशुकम, तिमिर का मतलब नीला, अंशुक माने वस्त्र, जो उसका जो नीला वस्त्र था उसके शरीर पर, नायिका के शरीर पर वो गिर गया। गलितम, गलितम माने नीचे गिर गया। लेकिन तया माने उस नायिका ने, पूर्व माने सामने ही गिर गया, लेकिन उसके अंदर, नायिका के अंदर इतना राग यानी प्रेम या रति उत्पन्न हो गई कि उसने न लक्षितम देख ही नहीं पाया, कि उसका जो शरीर के ऊपर कपड़ा था वो भी खिसक गया और उसने ये देख ही नहीं पाया, नायिका ने देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब उसने माने नायक ने नायिका के मुख को ग्रहण किया तो नायिका के अंदर उत्पन्न जो राग था, प्रेम था, उसके कारण पूर्व माने सामने ही उसका जो तिमिरांशुक माने, तिमिर माने नीला, अंशुक माने वस्त्र था, या वो संपूर्ण माने पूरा पूरा जो है गलितम माने गिर गया। लेकिन तया माने नायिका ने न लक्षितम देख नहीं पाया। अब देखो, इसमें नायक और नायिका के वर्णन के द्वारा जो है चमत्कार उत्पन्न कर दिया कि ऐसे प्रेम से माने नायक बढ़े हुए, उपोढ़ माने बढ़े हुए राग माने प्रेम वाला जो नायक था, उसने अब रात न कह करके नायिका के मुख को, चंचल नेत्रों वाली नायिका, चंचल नेत्रों वाला जो नायिका का मुख, उसको पकड़ कर ऐसे पकड़ा कि उसका जो कपड़ा गिरा तो उसको पता ही नहीं चला, नायिका को पता ही नहीं चला। तो ये चीज मतलब नायक नायिका का जो वर्णन है, जो व्यंग्य है, वो क्या कर दे रहा है? वो उस रात और चंद्रमा के वर्णन को और भी आनंद देने वाला कर दे रहा है, चमत्कार उत्पन्न कर दे रहा है। तो इसीलिए यहां पर, लेकिन वास्तव में क्या नायक नायिका का ही श्लोक में वर्णन किया गया है? नहीं। अब तो यहाँ रात और चांद का ही वर्णन है, तो वही जो है यहाँ पर वाच्य ही यहाँ पर मुख्य है। और उसका उपकार करने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए नायक और नायिका इनका जो व्यंग्य है, जो वर्णन इनका जो है व्यंग्य यहाँ पर, वो क्या है? वो यहाँ पर अंग है, उपकारक है, गौण है, वो आता है इसके लिए आता है, उसका अपने आप में कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। वो रात और चांद के वर्णन के द्वारा ही नायक नायिका का वर्णन आता है और वो इन्हीं का जो है, इन्हीं की सुंदरता बढ़ा देता है। तो यही बता रहे हैं कि इत्यादौ व्यंग्येन अनुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। स्पष्ट हुआ कि नहीं? कि प्राधान्येन माने प्रधानता किसकी है? वाच्यमेव, वाच्य ही प्रधानता से प्रतीत होता है। और यहां पर उसका अनुगमन कौन कर रहा है? उसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? तो व्यंग्य, व्यंग्य के द्वारा अनुगत, माने व्यंग्य जो है वो क्या कर रहा है? अनुगत माने अनुगमन कर रहा है वाच्य का।
वाच्य यहाँ पर आगे है मतलब प्रधान है, और व्यंग्य जो है यहाँ गौण है। वो व्यंग्य जो है नायक नायिका का वर्णन जो व्यंजित हो रहा है, क्योंकि वो शब्द से थोड़े आया है, नायक और नायिका शब्द थोड़े बोला गया, वो व्यंजित हो रहा है यहाँ पर। इन विशेषणों की महात्म्य से बिलोल तारकम उपोढ़ रागेण तिमिरांशुकम इत्यादि विशेषण जो है नायक नायिका में भी घट रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यंग्य जो है वो अनुगत है, व्यंग्य के द्वारा अनुगत जो वाच्य है, मैंने व्यंग्य जिसका अनुगमन कर रहा है ऐसा जो वाच्य, वही प्रधानता से प्रतीत होता है। क्यों भाई कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में जो वाक्य का अर्थ है वो निशा और शशि ही है, रात और चंद्रमा ही वाक्य का अर्थ है। उसके ऊपर ही क्या कर दिया गया है? नायिका और नायक का व्यवहार समारोपित कर दिया गया, आरोपित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक क्या है? यहाँ पर निशा और शशि यानी रात और चंद्रमा का जो व्यवहार है वही यहाँ पर क्या है? वाक्य का अर्थ है, वही यहाँ पर वास्तविक है। और निशा के ऊपर नायिका का और शशि यानी चंद्रमा के ऊपर नायक का यहाँ व्यवहार समारोपित कर दिया गया है, सिर्फ सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये जो है नायक और नायिका का व्यवहार, ये क्या है? ये सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसलिए गौण है। इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य, चूंकि यहाँ नायक नायिका का व्यवहार जो व्यंग्य है वो प्रधानता से प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि काव्य नहीं हो सकता है। यही बता रहे हैं, क्योंकि व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि ही, यहाँ तो प्रधानता वाच्य की है। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? अब बता रहे हैं आक्षेप में क्या होता है भाई। ठीक है, देखिए आक्षेप में भी क्या होता है? व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि वाच्यस्य चारुत्वम। देखो शब्द से समझना आप कि आक्षेप में किस, चारुत्व माने सुंदरता, चारुत्व माने क्या है? सुंदरता। बताओ सुंदर कौन होता है? तो कहते हैं वाच्यस्य चारुत्वम, वाच्य ही चारु होता है। आक्षेप में भी कौन चारु होता है? जो वाच्य है वही सुंदर होता है, व्यंग्य सुंदर नहीं होता। अब बताओ जब व्यंग्य सुंदर ही नहीं होगा तो वहां पर व्यंग्य प्रधान होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि जो सुंदर, याद रखिएगा क्या, जो सुंदर वही क्या होता है? वही प्रधान होता है। भाई जो सुंदर होगा, जो चारु होगा वही प्रधान होगा, जिसमें चारुत्व तो उत्कृष्ट ज्यादा मात्रा में होगा वही प्रधान होगा। अब बताओ जब वाच्य सुंदर तो प्रधान कौन? प्रधान भी वाच्य होगा। और जब क्या होगा? जब व्यंग्य सुंदर होगा तो व्यंग्य वहां प्रधान होगा। अब जब आक्षेप में वाच्य चारु होता है, वाच्य सुंदर होता है, तो वाच्य ही प्रधान होगा। और जब वाच्य प्रधान होगा तो ध्वनि कैसे आ सकती? यहाँ पर नहीं आ सकती। यही बता रहे हैं कि आक्षेप में भी व्यंग्य विशेषाक्षेपिणोपि, व्यंग्य विशेष के आक्षेप करने वाला जो वाच्य, ठीक है, यहाँ पर आक्षेप में क्या होता है? आक्षेप में जो वाच्य होता है वो व्यंग्य का आक्षेप करता है। ठीक है, व्यंग्य विशेष का क्या करता है? आक्षेपी, यानी कि आक्षेप करने वाला होता है वाच्य। ठीक है, तो ऐसे वाच्य का जो चारुत्व है वो प्रधानता से वाक्यार्थ, माने वही जो है वाक्य का अर्थ होता है, वाच्य का चारुत्व ही प्रधानता से वाक्यार्थ होता है। ये आक्षेपोक्त सामर्थ्यादेव ज्ञायते। ठीक है, आक्षेप की जो उक्ति होती है, देखो अब आप उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो आक्षेपोक्त सामर्थ्यादेव ज्ञायते, आक्षेप की उक्ति के सामर्थ्य से जाना जाता है। तथा ही कैसे भाई? देखो तत्र यानी कि आक्षेप में शब्दोपारूढ़ विशेषाभिधानेच्छया। देखिए कुछ यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई है, ज़्यादा जो है आपको पूरा इसको एकदम समझ लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आए उतना रखिए। और यहाँ पर एकदम मतलब कुछ पंक्ति जो है वो आपको एकदम याद रखनी है, मैं आपको जैसे बता दे रहा हूँ। जैसे वाच्यस्य विचारुत्वम प्राधान्येन आक्षेपेपि, आक्षेप में व्यंग्य विशेष को जो आक्षिप्त करने वाला वाच्य है उसकी ही चारुता होती है। व्यंग्य जो होता है ना वो उसका आक्षेप किया जाता है वाच्य के द्वारा। ठीक है, और प्रधान कौन होता है? वाच्य होता है। क्यों? क्योंकि वाच्य ही सुंदर होता है, जो सुंदर होगा वही प्रधान होगा। इतना आप यहां पर मुख्य रूप से याद रखिए।
तथा ही तत्र शब्दोपारूढ़। देखो शब्दोपारूढ़ का मतलब क्या है, शब्द में जो उपारूढ़ है, उपारूढ़ यानी कि वाच्य रूप से स्थित है, जो शब्द में उपारूढ़ है यानी कि वाच्य रूप से स्थित है। ठीक है। विशेषाभिधानेच्छया का मतलब क्या है कि विशेष को अभिधान माने कहने की इच्छा से, कुछ विशिष्ट रूप से कहने की इच्छा से शब्द में जो उपारूढ़ है यानी कि वाच्य रूप में स्थित है। यहाँ क्या होता है ना, वाच्य जो होता है वो प्रतिषेध रूप होता है, और व्यंग्य क्या होगा, व्यंग्य यहाँ पर माने वाच्य प्रतिषेध रूप होगा, व्यंग्य विधि रूप होगा। ठीक है। तो ये चीज यहाँ बता रहे हैं कि शब्द में जो उपारूढ़ माने वाच्य के रूप में स्थित, जो विशेष माने विशिष्ट कुछ अलग तरीके से अभिधान करने की इच्छा से, वही बता रहे हैं आगे, प्रतिषेध रूप यह आक्षेप। देखो जो आक्षेप होता है वो क्या होता है, वो प्रतिषेध रूप आक्षेप होता है। ठीक है। प्रतिषेध रूप आक्षेप, और वो ये वाच्य के रूप में शब्द में स्थित होता है। स एव वही व्यंग्य विशेषम आक्षिपन, व्यंग्य विशेष को आक्षिपन माने आक्षेप करता हुआ। ठीक है। मुख्यम काव्य शरीरम, वही क्या होता है, मुख्य यहाँ पर काव्य शरीर होता है। अब देखिए याद रखिए, तो कौन यहाँ पर बताओ मुख्य हुआ, मुख्य कौन हुआ, जो प्रतिषेध रूप आक्षेप है यही वाच्य है। वाच्य ही आक्षेप क्या है, वाच्य है, जो प्रतिषेध रूप आक्षेप वो वाच्य है, और वो क्या करता है, व्यंग्य विशेष का आक्षेप करता है, और वही मुख्य काव्य शरीर होता है। तो मुख्य काव्य शरीर कौन हुआ, मुख्य काव्य शरीर वाच्य हुआ। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, मुख्य काव्य शरीर कौन हुआ, वाच्य हुआ। तो इसीलिए यहां याद रखिए, कुछ चीजें आप याद रखिए कि आक्षेप में क्या होता है, जो निषेध है वो वाच्य है। ठीक है। जो निषेध है वो वाच्य है, और वही क्या होता है यहाँ पर प्रधान होता है। तो प्रतिषेध रूपी जो आक्षेप है वो वाच्य है, और वो क्या करता है, व्यंग्य विशेष का आक्षेप करता हुआ वही मुख्य काव्य शरीर होता है, वही यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है। यही बता दे रहे हैं कि ये एकदम पंक्ति याद रखिए, बार बार परीक्षा में पूछी गई है। चारुत्तोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्य हो प्राधान्य विवक्षा, कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रधान कौन होगा, वाच्य प्रधान होगा कि व्यंग्य प्रधान होगा, तो कहेंगे जो सुंदर होगा वही प्रधान होगा। तो चारुत्व यानी सुंदरता की उत्कृष्ट उत्कर्ष, माने सुंदरता का जो उत्कर्ष है, मन को जो हरण कर लेने वाला होगा, वाच्य अगर जो है मन को हरण कर लेने वाला है तो इसलिए वाच्य की प्रधानता होगी। व्यंग्य अगर मन को हरण कर लेने वाला है तो व्यंग्य की प्रधानता होगी। वाच्य में अगर अधिक चारुत्व है तो वाच्य प्रधान, व्यंग्य में अधिक चारुत्व है तो व्यंग्य प्रधान होगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। तो चारुत्व का उत्कर्ष ही निबंधन माने निमित्त है वाच्य और व्यंग्य की प्राधान्य विवक्षा में। वाच्य और व्यंग्य की प्राधान्य की जो विवक्षा है, मतलब प्रधानता से किसको वक्ता कहना चाहता है, तो जिसमें चारुत्व का उत्कर्ष होगा वही जो है निमित्त होगा इसकी प्राधान्य विवक्षा में। ठीक है। यथा जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं आक्षेप का, देख लीजिए एक बार, कि अनुरागवती संध्या दिवस तत्पुरुषरः, आक्षेप का उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। तो आक्षेप का है, समासोक्ति का है, इन उदाहरणों को तो आपको याद रखना ही है। अनुराग, और ये पंक्ति है, मतलब ये जिस हाईलाइट कर दे रहा हूं, इनको अब भी आपको याद रखना है। तो अनुरागवती संध्या दिवस तत्पुरस्सरः अहो दैव गति कीदृक् तथापि न समागमः। ठीक है। कहते हैं कि जो संध्या है वो अनुरागवती है, यानी संध्या में अनुराग है। अब देखो संध्या काल में क्या होता है, अनुराग शब्द का अर्थ होता है लाल। ठीक है। तो संध्या कैसी मानी गई है, कवि संप्रदाय आप देख भी सकते हैं। तो संध्या में क्या होता है, लालिमा छाई होती है, संध्या में लाल लाल रंग हो जाता है। तो इसलिए अनुरागवती मतलब लाल रंग वाली संध्या है। और दिवस तत्पुरस्सरः, दिवस भी जो है उसके पुरस्तर चल रहा है, माने आगे आगे चल रहा है। तो अहो दैव गति कीदृक्, कैसी जो है दैव यानी कि भाग्य की गति कैसी है, कि तथापि न समागम, फिर भी माने कभी भी संध्या और दिन का समागम नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखो भाई, कभी भी संध्या का माने सायंकाल और दिन का, कभी संध्या का और दिन का समागम नहीं हो पाता है, कि कैसी जो है विधाता की कैसी गति है। तो यहाँ जो ये वाच्य है ना, ये वाच्य ही अधिक आनंद दे रहा है। बताओ इस आनंद के लिए आपको किसी अन्य की अपेक्षा है, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। माने संध्या में भी अनुराग है और दिवस उसके आगे आगे चलता है, फिर भी कैसी दैव की गति है कि इन दोनों का कभी भी समागम नहीं होता,
तो इसके लिए इतने मात्र से ही जो वक्ता है उसको आनंद की प्राप्ति माने आह्लाद की प्राप्ति हो जाती है, माने जो भी श्रोता इत्यादि है उसको आह्लाद की प्राप्ति हो जाती है। तो अब बताओ यहाँ पर हमको अन्य किसी अर्थ की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम नायक और नायिका को जोड़ लें कि संध्या माने नायिका, माने जो नायिका है वो अनुराग वाली है, उसके अंदर प्रेम है, और जो नायक है वो भी क्या है, उसके मतलब आगे आगे ही नायक भी है, अग्रगामी नायक भी है, लेकिन कैसी विधाता की गति है कि दोनों का समागम नहीं हो रहा है। अब बताओ, तो यहाँ पर जो है मतलब ये कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा है नायक और नायिका को यहाँ जोड़ने से, कुछ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सत्याम अपी व्यंग्य प्रतीतो, व्यंग्य की प्रतीति हो रही है कि संध्या एक नायिका है जिसके अंदर अनुराग है, और जो दिवस माने एक नायक है जो उसके आगे आगे चल रहा है, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ नायक और नायिका की प्रतीति हो रही है, लेकिन उत्कृष्टता किसमें है? वाच्य के चारुत्व में ही उत्कृष्टता है। सत्याम अपि व्यंग्य प्रतीतो, व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी यहाँ वाच्य से चारुत्वम उत्कर्षवत, वाच्य की ही जो चारुता है, वाच्य की ही सुंदरता जो है, वाच्य की ही मनोहारिता जो है वो उत्कृष्ट है। इसीलिए तस्सेव माने वाच्य से वो प्राधान्य विवक्षा, वाच्य में ही यहाँ पर प्राधान्य की विवक्षा होती, ठीक है, वाच्य ही यहाँ पर प्रधान होता है। तो जब बताओ वाच्य ही प्रधान होता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि। बताओ ध्वनि तो जब व्यंग्य प्रधान होगा, व्यंग्य की प्रधानता में ध्वनि होती है, यहाँ तो कैसे ध्वनि हो सकती है जब वाच्य ही प्रधान है? तो फिर इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब देखो, यथाच और जैसे दीपक अपनुति इत्यादौ व्यंग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतौ अपि प्राधान्येन अविवक्षितत्वात् न तया विपदेशः तद्वत् अत्रापि दृष्टव्यम्। कहते हैं देखो, एक जो है स्थिति इन्होंने और बताई, क्या बताई? देखो, एक अलंकार है दीपक अलंकार, एक अलंकार है अपनुति अलंकार, ठीक है, और आदि बोला तो और अलंकार भी हो सकते हैं। तो दीपक अलंकार में व्यंग्य और अपनुति अलंकार में व्यंग्य, ठीक है। इसमें उपमा व्यंग्य होती है, उपमा व्यंग्य होती है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं? दीपक अलंकार जो होता है उसमें क्या व्यंग्य होती है? उपमा। और अपनुति अलंकार में क्या व्यंग्य होती है? उपमा। लेकिन उसकी प्रधानता से विवक्षा नहीं होती। वही बता रहे हैं कि दीपक और अपनुति इत्यादि में व्यंग्यत्व माने व्यंग्य के रूप में उपमायाः प्रतीतौ अपि, उपमा की प्रतीति तो होती है, लेकिन प्राधान्येन अविवक्षितत्वात्, यहाँ उपमा की प्रधानता से विवक्षा नहीं होती, उपमा प्रधान के रूप में मानी नहीं गई। इसीलिए अब तो कौन प्रधान माना जाता है? तो वहां पर जो दीपक है, दीपक जो है, और यहां पर अपनुति जो है वो क्या मानी जाती है? प्रधान मानी जाती है, उपमा प्रधान नहीं मानी जाती। और इसीलिए तया माने उपमा के शब्द के द्वारा व्यपदेश माने व्यवहार भी नहीं होता। याद रखिए, अगर उपमा प्रधान मान ली जाती, उपमा व्यंग्य है और उपमा प्रधान मान ली जाती, तो इसका नाम भी उपमा ही पड़ जाता, फिर दीपक और अपनुति थोड़े नाम पड़ता। लेकिन प्रधान तो नहीं मानते उस उपमा को, फिर दीपक और अपनुति को प्रधानता से विवक्षा करते हैं। उपमा की प्राधान्येन अविवक्षितत्व, प्रधानता से अविवक्षा माने विवक्षा नहीं करते हैं। इसीलिए न तया माने नहीं होता है, तया माने उपमा शब्द के द्वारा व्यपदेश, माने व्यवहार भी जो है उपमा शब्द के द्वारा नहीं होता है। तो अब जब उपमा प्रधान नहीं मानी गई, उपमा शब्द के द्वारा व्यवहार नहीं किया गया है, तो इसीलिए क्या होगा, वहां पर भी दीपक और अपनुति भी हट गए, वहां भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यम, वैसे यहां पर भी समझ लेना, आक्षेप में भी व्यंग्यार्थ है यहां पर, लेकिन प्रधान किसको माना गया भाई? प्रधान तो यहाँ वाच्य को माना गया, क्योंकि चारुत्व का आधिक्य तो वाच्य में है। इसीलिए यहाँ पर व्यपदेश भी जो होता है वो वाच्य शब्द माने जो आक्षेप है जो उसी से होता है। उपमा यहाँ पर भी व्यंग्य के द्वारा जो है यहाँ पर आक्षेप माने व्यंग्य के द्वारा यहाँ पर व्यपदेश माने व्यवहार नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखो विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति को भी आपको देखना है। यहाँ पर एक उदाहरण इन्होंने दे दिया है।
अब देखिए विशेषोक्ति के ना कुछ भेद होते हैं। एक होता है उक्त निमित्ता। क्या होता है? उक्त उक्त निमित्ता। एक होता है अनुक्त निमित्ता। एक होता है अचिंत्य निमित्ता। तीन भेद होते हैं, ठीक है। मतलब कि अब यहां पर सिर्फ अनुक्त निमित्ता का ही इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता इन दोनों में व्यंग्य नहीं होता। इन दोनों में व्यंग्य नहीं होता। तो जब व्यंग्य ही नहीं होता है तो वहां पर बताओ ध्वनि कहां से आएगी? भाई बिना व्यंग्य के थोड़ी ध्वनि हो सकती है। ध्वनि तो वहां होती है जहां व्यंग्य की प्रधानता हो, और उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता में ध्वनि ही नहीं होती, कोई अप्रतीयमान अर्थ ही नहीं होता, व्यंग्य अर्थ ही नहीं होता वहां पर। तो इसीलिए इसको हटा करके अनुक्त निमित्ता जो विशेषोक्ति है यहां पर इसका उदाहरण दे रहे हैं कि यहां पर निमित्तों को कहा नहीं जाता है, लेकिन वो निमित्त जो है वो व्यंजित हो जाते हैं, उनकी प्रतीति हो जाती है, लेकिन उन निमित्तों में, उन व्यंग्यों में कोई चमत्कार होता नहीं। तो इसीलिए यहां पर जो है व्यंग्य की प्रधानता होती नहीं है, वाच्य की ही प्रधानता होती है। अब व्यंग्य की प्रधानता ना होने से ध्वनि नहीं होती। इतनी बात स्पष्ट होगी कि नहीं? विशेषोक्ति में क्या होता है? विशेषोक्ति जो अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति है, मतलब कि निमित्तों को जहां पर उक्त माने नहीं कहा गया हो, निमित्तों को जहां पर अनुक्त माने नहीं कहा गया हो, ठीक है, तो वो क्या होती है? विशेषोक्ति, अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति। तो वहां पर जब निमित्तों को नहीं कहा जाएगा, माने हेतुओं को, कारणों को, मतलब समझिएगा कि कार्य तो कह दिया, कार्य है, लेकिन कारण जहां पर नहीं लिखा है, कारण नहीं लिखा है, लेकिन कारण नहीं लिखा है तो क्या कारण का बोध भी नहीं होगा? हो सकता है। कारण का बोध कैसे होगा? व्यंग्य से होगा। माने कारण क्या होगा? व्यंग्य होगा, व्यंजना से हो जाएगा कारण का बोध। लेकिन वो कारण इतना सुंदर है ही नहीं, यहां पर कार्य अधिक सुंदर है। कार्य क्या है? कार्य सुंदर है, कारण यहां पर सुंदर नहीं है। कारण सुंदर नहीं है तो व्यंग्य सुंदर होगा? नहीं होगा। व्यंग्य सुंदर नहीं होगा तो जो कार्य है, कार्य वाच्य है, वाच्य यानी श्लोक में लिखा है, तो वाच्य यहां पर सुंदर है, वाच्य यहां पर क्या है? सुंदर है। तो जो वाच्य सुंदर है तो यहां पर व्यंग्य जब सुंदर ही नहीं है तो व्यंग्य की प्रधानता होगी? नहीं होगी। और व्यंग्य प्रधान होता है तब ध्वनि होता है। यहाँ जब व्यंग्य की प्रधानता नहीं होगी तो ध्वनि काव्य होगा? ध्वनि काव्य भी नहीं होगा। यही यहाँ पर बता रहे हैं। विशेषोक्ति में क्या होता है? कार्य तो लिखे रहते हैं, कारण लिखा नहीं रहता है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। आहूतोपि सहायैहि ओमित्युक्त्वा विमुक्त निद्रोपि गंतुमना अपि पथिकः संकोचम नैव शिथिलयति। कहते हैं कि कोई पथिक है, वो रास्ते में कहीं पर विश्राम करने के लिए लेट गया, सो गया। अब सो गया, फिर चलने का समय आया, चलने का समय आया तो उसको उसके सहायक लोग बुला रहे हैं। तो आहूतोपि सहायैहि, सहायैहि माने कि सहायक जो उसके साथी हैं उनके द्वारा वो आहूतोपि माने बुलाया गया है, फिर भी नहीं जा रहा है, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ पा रहा है। ओम इति उक्त्वा विमुक्त निद्रोपि, और जब उससे कहा चलो भाई, तो उस पथिक ने कहा हाँ 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 चलते हैं। तो उसने ओम कहा, ओम मतलब है हाँ हाँ, ऐसा उक्त्वा माने कह करके विमुक्त निद्रोपि, निद्रा उसकी टूट गई, फिर भी अच्छा क्या जाना नहीं चाहता? जाना भी चाहता है। गंतुमना अपि, जाना भी चाहता है। गंतुमना माने जाने का इच्छुक भी है, फिर भी वो जो पथिक है वो संकोचम नैव शिथिलयति, संकोच को शिथिल नहीं कर रहा है, माने अपने शरीर को सिकोड़े हुए सैया पर पड़ा हुआ है, जो है उससे उठ नहीं रहा है। अब आप बताओ, यहाँ कार्य तो सारे दे दिए हैं लेकिन कारण नहीं दिया। कारण क्या है? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। दो कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा ठंड हो, और ठंड में आपको पता है लोग पड़े रहते हैं, बिस्तर से नहीं उठते हैं, नींद हट जाती है, जाना चाहते हैं, लोग बुला रहे हैं, फिर भी जो है बिस्तर नहीं लोग छोड़ते। पथिक जो है वो बिस्तर नहीं छोड़ता, ठंड हो सकती है भाई, ठंड में नहीं छोड़ता आदमी। तो एक ये कारण है। लेकिन एक बात बताओ, ये कारण ठंड है, ये पता चलने में कोई बताओ कुछ आनंद आया? नहीं आया। उसकी बजाय तो ये जो
श्लोक में कही गई बातें हैं ये अधिक आनंद दे रही हैं। अथवा एक और कारण हो सकता है कि सपना देख रहा हो, स्वप्न में अपनी प्रिया के साथ में जो है वार्तालाप कर रहा हो, तो स्वप्न में प्रिया के साथ में हो अपनी, तो अब लेकिन सपना टूट गया तो अब जल्दी हटना नहीं चाहता, सोचता है फिर से वही दृश्य आंखों के सामने आ जाए, इसलिए आंखें बंद किए हुए शरीर संकुचित किए हुए शरीर को पड़ा हुआ है। तो ये जो है कारण है, लेकिन ये कारण कोई विशेष आनंद देने वाला नहीं है। अपितु ये जो श्लोक है, इस श्लोक से ही जो आनंद मिल सकता है वो इस श्लोक से ही मिल सकता है, मतलब जो इसमें वाच्य अर्थ है वही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर कारण के रूप में जो निकल करके आ रहा है कि माने शैत्य कारण हो सकता है, कांता का समागम कारण हो सकता है, तो ये कारण उतना जो है यहाँ पर आनंद देने वाला नहीं है। तो यहाँ जो कारण है वो व्यंग्य है। प्रकरण सामर्थ्यात, कुछ भी प्रकरण से पता चल सकता है, ठंड होगी तो ठंड भी प्रकरण से पता चल जाएगा कि पहले क्या चल रहा है, ठंड चल रही है या फिर जो भी है। तो इत्यादौ व्यंग्य से, यहाँ पर व्यंग्य जो है वो प्रकरण के सामर्थ्य से, प्रकरण के द्वारा उसकी प्रतीति तो हो जाती है, पता तो चल जाता है, लेकिन न तो तत्प्रतीति निमित्ता काचित चारुत्व निष्पत्ति, लेकिन उस व्यंग्य की जो प्रकरण के सामर्थ्य से उसकी प्रतीति हुई है, तो उस प्रतीति को निमित्त मान करके कोई चारुत्व माने सुंदरता की निष्पत्ति हो रही हो, ऐसी बात नहीं है। उस प्रतीति माने व्यंग्य की प्रतीति को निमित्त माने कोई चारुत्व माने सुंदरता की काचित कोई निष्पत्ति हो रही हो, ऐसा नहीं है। इसलिए न प्राधान्य, इसलिए व्यंग्य जो है प्रधान नहीं होता, क्योंकि न काचित न तो चारुत्व निष्पत्ति काचित, इसलिए इति न प्राधान्य, इसलिए प्रधानता नहीं होती। ठीक है, अब देखिए पर्यायोक्तेपि, पर्यायोक्तेपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भावः। कहते हैं कि पर्यायोक्त में भी यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्व हो, प्राधान्येन व्यंग्यत्व माने पर्यायोक्त जो अलंकार है उसमें व्यंग्य जो है वो प्रधान होता है, तो बोले ठीक है भाई होने दो, प्रधान होने दो, तस्य ध्वनौ, लेकिन अगर प्रधान है तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए ध्वनि जो है वो बहुत विशाल है और जो पर्यायोक्त है वो छोटा सा है। अब बताओ, ध्वनि बहुत विशाल है और ध्वनि जो है ना वो बहुत विशाल है, ध्वनि के अंदर बहुत चीजें हैं, तो उसी में एक पर्यायोक्त भी आ जाएगा। ध्वनि में बहुत चीजें हैं तो उसमें पर्यायोक्त भी आ जाएगा। ऐसा थोड़े कि इस पर्यायोक्त के अंदर ध्वनि आ जाएगी, नहीं आ सकती। वही बता रहे हैं कि न तो ध्वनि है तत्र अंतर्भाव, ध्वनि का तत्र माने पर्यायोक्ते अंतर्भाव न तो अंतर्भाव नहीं होता है। क्यों? तस्य माने ध्वनि है महाविषयत्व, ध्वनि महाविषय है और ध्वनि अंगी है, अंगी माने मुख्य है। ये चीज आगे बताएंगे, प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् आगे बताएंगे। ध्वनि महाविषय है, ध्वनि बहुत विस्तृत है और ध्वनि अंगी है, तो छोटा सा पर्यायोक्त उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा थोड़े कि ध्वनि पर्यायोक्त के अंदर आ जाएगा। पर्यायोक्त में यदि प्रधानता है व्यंग्य की, प्राधान्य व्यंग्यत्व प्रधानता है व्यंग्य की, तद भवतु नाम तस्य ध्वनौ अंतर्भाव, तो उसका ध्वनि में अंतर्भाव हो जाए। न तो ध्वनि है तत्र अंतर्भाव, ध्वनि का पर्यायोक्त में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि ध्वनि महाविषय है उसका। आगे बताएंगे ना, ध्वनि के बहुत सारे जो है सैकड़ों भेद जो है, असंख्य भेद ध्वनि के तो कर लेते हैं। अरे भाई, ध्वनि के पहले लक्षणामूला, अभिधामूला, फिर लक्षणामूला कई भेद, अभिधामूला के पहले 18, 51 क्या क्या बहुत सारे भेद करते हैं। ठीक है, फिर जो है हजारों भेद करते हैं ध्वनि के, तो पर्यायोक्त आ जाएगा ध्वनि के अंदर। ध्वनि पर्यायोक्त में नहीं जा सकता, क्योंकि तस्य माने ध्वनि है महाविषयत्व, ध्वनि का महाविषय है और ध्वनि अंगी है, मुख्य है। अंगी थोड़े जो है अंग में चला जाता है, अंग का अंगी में अंतर्भाव हो सकता है। ठीक है, तो इस पाठ को हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले पाठ में मिलेंगे। ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आपको कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और मिलते हैं अगले पाठ में। सर्वेभ्यो नमो नमः।